और अनादर्श विलयन को परिभाषित करें। अथवा करके ऐसे भी प्रश्न लिख सकते हैं कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखें। तो बेटा मैंने दो कॉलम बना लिए हैं। एक तरफ मैंने लिख दिया आदर्श विलयन और एक तरफ मैंने लिख दिया अनादर्श विलयन। तो आप लोग याद करो बेटा, 11th में आपने पढ़ा था आदर्श गैस। तो आप सबको याद हो बेटा, आदर्श गैस वो गैस होती थी बेटा जो गैसीय नियमों का पालन करती थी, या हम कहते थे PV = nRT का पालन करती थी। तो ठीक बेटा वैसे ही ना यहाँ पे आदर्श गैस की जगह हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन। और बस बेटा ये जो गैसीय नियम है ना, इस गैसीय नियम की जगह तुम्हारे पास आ जाएगा राउल्ट का नियम। तो यानी आदर्श विलयन क्या हो जाएगा? आदर्श विलयन वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी ये विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। जबकि दूसरी तरफ आ जाएगा बेटा अनादर्श विलयन वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब पालन करना और ना करने का जरा मतलब समझे बेटा। पालन करने का मतलब है बेटा कि इनके लिए याद है आप लोगों को कल समीकरण निकाली थी बेटा, PA = P0A XA, PB = P0B XB और PS बेटा P0A XA प्लस P0B XB। जबकि बेटा ये पालन नहीं करते थे। सोच के देखो, अगर ये पालन नहीं करते हैं बेटा तो बस यहाँ पे बराबर के निशान को काट देंगे बेटा, मतलब इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा, यानी ये बराबर नहीं है बेटा। P0A XA PB इज नॉट इक्वल टू P0B XB और PS इज नॉट इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। तो पहले हमने पढ़ा बेटा कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, फिर से सुन लो क्या बोला कि हमारा जो टॉपिक है वो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो मैंने कहा आप इसको ऐसे रिलेट करो कि आपने 11th में आदर्श गैस पढ़ी थी बेटा, तो आप कहते थे आदर्श गैस वो बेटा जो गैसीय नियमों का पालन करते थे। तो अब बस ये कर लो बेटा कि इस आदर्श गैस की जगह बेटा आदर्श विलयन ले लो, और ये जो गैसीय नियम है ना बेटा, इनकी जगह बेटा राउल्ट का नियम ले लो। तो यानी क्या हो जाएगा बेटा कि वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको आदर्श विलयन कहते हैं, और वो विलयन बेटा जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब खास बात क्या है, मैं इसको ना बेटा अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ। इन कॉलम्स को बाकी बाद में कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। मेरी बातों को सुनना, कंप्लीट बाद में करेंगे। पहले मैं एक नया क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो लगभग पूरा एक पेज छोड़ दो और दूसरे पेज में नया क्वेश्चन लिखना बेटा। इस कॉलम को बाद में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि राउल्ट के नियम से, प्रश्न कुछ ऐसा है, उस कॉलम को बाद में कंप्लीट करता हूं बेटा, पहले मैं कुछ और समझा रहा हूं। एक पेज छोड़ के नया प्रश्न लिखना। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन व ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों को परिभाषित करें। दो कॉलम बना लेना बेटा, दो कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए बेटा धनात्मक विचलन
और एक तरफ लिख लीजिए बेटा ऋणात्मक विचलन। दो कॉलम बनाए हमने, एक तरफ लिखा धनात्मक विचलन और एक तरफ हमने लिखा ऋणात्मक विचलन। अब सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो भाई, आप इसी तरीके से अब लिखना बाद में, पहले मेरी बातों को सुनना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो अनादर्श विलयन है, अनादर्श विलयन की खास बात यह थी बेटा कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते थे। राउल्ट के नियम का पालन ना करने का मतलब था पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी is not equal to P naught B XB, and PS is equal to P naught A, sorry, is not equal to P naught XA plus P naught B XB। अब सोच के देखो बेटा, अगर ये is not equal to है, मतलब उसके बराबर नहीं है, तो सोच के देखो दो बात हो सकती है। पहली बात ये हो सकती है कि ये वाली वैल्यू ना बेटा बड़ी आ रही हो, बड़ी आने का मतलब ग्रेटर देन हो रहा हो, मतलब पी नॉट ए एक्स ए कॉमा पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, ऐसी पी एस इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पहली बात ये हो सकती है। सोच के देखो दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये वैल्यू कम आ रही हो बेटा। कम आने का मतलब कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी is less than P naught B XB and PS is less than P naught A XA plus P naught B XB। एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं अपनी बात को दोबारा से समझना। हमने कहा बेटा अनादर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन ना करने का मतलब जो मेरी समीकरण है बेटा ना, उस समीकरण में इज नॉट इक्वल टू आता होगा। अब सोच के देखो, अगर इज नॉट इक्वल टू आता होगा तो दो बात हो सकती है, या तो ये वैल्यू बेटा बड़ी आ रही होगी या फिर ये वैल्यू छोटी आ रही होगी, मतलब या तो ये ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। तो इस बेस पे मैंने कहा कि जो मेरे अनादर्श विलयन है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले और एक को हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाले। तो जरा मेरे को सोच के बताना, सॉरी जरा मेरे को बताना कि आपको मेरी बात समझ में आई बेटा, जो मैंने ग्रेटर देन और लेस देन वाली बातें बोली। जल्दी से बताएं जरा कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके चौहान जी, ठीक है बेटा। प्रीति गौड़, हाँ हाँ ओके, तो मतलब समझ में आ गया। तो देखो अब मैं इसी से ना परिभाषा बनाने वाला हूँ आदर्श सॉरी धनात्मक विचलन वाले की और ऋणात्मक विचलन वाले की। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा कुछ ऐसी होगी धनात्मक विचलन वाले में कि प्रत्येक घटक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन की तुलना में अधिक होता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन की तुलना में अधिक होता है। जबकि इधर क्या आ जाएगा, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन की तुलना में कम होता है, क्योंकि यहाँ लेस देन था इसलिए कम होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन था इसलिए यहाँ पे अधिक होता है। तो फर्स्ट लाइन लिखना बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखना धनात्मक विचलन वाले में, इनमें प्रत्येक घटक का वाष्प दाब व विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन से अधिक होता है। जबकि उस तरफ लिखना कि इनमें प्रत्येक घटक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन से कम होता है। एक मिनट आया बेटा मैं जब ओके बेटा
तो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इतना सिखा पढ़ चुके हम कि इसमें प्रत्येक घटक का वाष्प दाब आदर्श विलयन से अधिक होता है और इसमें प्रत्येक घटक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन की तुलना में कम होता है बेटा। तो अब मैं ना आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेटा कि ऐसा होता क्यों है। तो इस चीज़ को मैं अब तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि आखिर में ऐसा होता क्यों है बेटा। तो समझना इस बात को अब मेरी, ठीक है। तो इसको मैं लिखना मत, बस समझते हुए चलना मेरी बात को। तो मान लो बेटा ये तुम्हारे पास कोई द्रव A है, ठीक है, या कोई पदार्थ A है। तो सोच के देखो इसमें केवल A के पार्टिकल होंगे बेटा, ओनली फॉर A के पार्टिकल। और यहां पे अणुओं के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो केवल A के अणुओं के बीच फोर्स लग रहा होगा, जिसको मैं बेटा इस तरीके से शो कर रहा हूं, इस तरीके से A के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक। और मान लो ये हमारे पास दूसरा द्रव है, द्रव B, जिसके पार्टिकल बेटा मैंने ब्लू मार्कर से बना रखे, और इसके बीच अणुओं के बीच लगने वाले फोर्स को मैंने B से ऐसे डिनोट करा हुआ बेटा। अब मैं इन दोनों को मिलाने वाला हूं, और आपको पता है बेटा कि दो चीजें तब एक दूसरे के अंदर घुलती है जब उनकी प्रकृति एक जैसी हो। तो मैंने ये यहाँ पे इस तरीके का निशान बनाया है जो ये शो कर रहा है कि इनके अणुओं के जो फोर्स होंगे बेटा वो समान प्रकृति के होंगे, इसलिए मैंने इस तरीके का चिन्ह बना रखा, लगभग समान प्रकृति के होंगे, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को मिलाया और मिला के बेटा मैंने विलयन बना दिया, मिला के मैंने बेटा विलयन बना दिया। अब इस विलयन की खास बात ये होगी बेटा कि इस विलयन में A के पार्टिकल तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में B के पार्टिकल भी होंगे। तो सोच के देखो बेटा कि इस विलयन के अंदर ना एक नया फोर्स जनरेट हो गया है। वो कौन सा नया फोर्स है? वो नया फोर्स है A और B के बीच लगने वाले अणुओं का फोर्स। सबसे पहले मैंने एक द्रव A लिया था जिसको आप विलय मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये A और A के बीच फोर्स लग रहा है। यहाँ पे मैंने B के अणु द्रव लिया तो उसमें केवल B के अणु होंगे, तो केवल B के अणुओं के बीच फोर्स लग रहा होगा। अब दोनों बेटा तुम्हें पता है कि दो चीजें तभी आपस में घुलती है जब उनकी प्रकृति एक जैसी होती है। तो मैंने यहाँ पे ये लगाया कि इनका जो फोर्स है बेटा वो लगभग समान है। अब मैंने इनको मिलाया और मिला के बेटा विलयन बना दिया। अब विलयन में A के पार्टिकल भी मौजूद है और विलयन में बेटा B के पार्टिकल भी मौजूद है। तो यहाँ ना एक नया फोर्स जनरेट हो गया बेटा, और वो नया फोर्स है A और B के बीच लगने वाला फोर्स। तो अब सोच के देखो बेटा ये जो नया फोर्स है ना, इसकी साथ तीन बातें हो सकती है। ये जो नया फोर्स जनरेट हुआ ना, इसके साथ तीन बातें हो सकती है। पहली बात ये हो सकती है कि ये जो नया फोर्स बना है बेटा ये पुराने फोर्सेस की तुलना में दुर्बल हो। ये जो नया आकर्षण बल बना है ये पुराने आकर्षण बल की तुलना में दुर्बल हो। दूसरी खास बात ये हो सकती है कि ये पुराने फोर्सेस की तुलना में बेटा प्रबल हो। या तीसरी खास बात हो सकती है कि ये पुराने फोर्सेस के जैसे समान हो। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को कि हमारे ये जो नए फोर्स जनरेट हुए हैं, ये इस नए फोर्स की तीन खास बात हो सकती है। या तो ये फोर्स बेटा पुराने फोर्सेस की तुलना में दुर्बल होगा, या ये नया फोर्स जो होगा पुराने फोर्सेस की तुलना में प्रबल होगा, या फिर ये नया फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो पुराने फोर्सेस के जैसा ही हो। तो अब मैं इन तीनों कंडीशन को एक एक करके लेता हूं और सोच के देखना क्या होगा बेटा। तीन कंडीशन को एक एक करके लेता हूं, तो सोच के देखो अगर ये नया फोर्स दुर्बल हो जाए तो दुर्बल होने पे आपने पढ़ा है बेटा कि अणुओं में वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है बेटा। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये नया फोर्स दुर्बल हो गया ना तो ये जो विलयन के अंदर के अणु है ना इनके अंदर प्रवृत्ति बढ़ जाएगी कि ये वाष्प में ज्यादा से ज्यादा जाएं, और अगर ये वाष्प में ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो आपको पता है बेटा वाष्प में अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, परिणाम स्वरूप बेटा वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। और ये चीज आपने पढ़ी थी धनात्मक विचलन वाले में कि वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है बेटा? उसका कारण यह है कि ये जो नया फोर्स बनता है ये पुराने फोर्सेस की तुलना में दुर्बल होता है, परिणाम स्वरूप ज्यादा से ज्यादा अणु वाष्प में बदलते हैं, इस कारण से वाष्प दाब बढ़ जाता है। यानी कि हमने पढ़ा धनात्मक विचलन वालों के केस में नए फोर्स जो बन रहे हैं वो पुराने फोर्स से दुर्बल होंगे। लेकिन अगर सोच के देखो अगर यही फोर्स प्रबल होते तो ये फोर्स प्रबल होते तो यानी इसका मतलब ये होता कि वाष्प में जाने वाले अणुओं की संख्या प्रवृत्ति ना कम हो जाती बेटा, मतलब कम अणु वाष्प में जाएंगे।
सोच के देखो, अगर कम अणु वाष्प में जाएंगे तो यानी जो वाष्प दाब होगा बेटा वो कम हो जाएगा, और वाष्प दाब कम हो जाएगा। ये आपने कौन से वाले विलयन में पढ़ा है बेटा? ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में। यानी हमें यह पता लगा कि ऋणात्मक विचलन वाला विलयन बेटा तब बनता है जब नए फोर्सेस जो बन रहे हैं वो पुराने फोर्सेस की तुलना में प्रबल हो। उससे होगा क्या? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो अणु होंगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा जो अणु होंगे, सॉरी कम से जो, उसके कारण होगा क्या? जो अणु वाष्प में जा रहे हैं ना बेटा वो कम हो जाएंगे। अगर अणु वाष्प में कम होंगे तो इसका बेटा सीधा सीधा मतलब है कि वाष्प दाब बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कि इससे बन जाएगा ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। तो अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है बेटा कि अगर ये नए फोर्सेस पुराने फोर्सेस के जैसे हों तो ऐसी स्थिति में आपके पास कौन सा विलयन बनेगा? जल्दी से जरा बताएं कि अगर ये पुराने फोर्सेस, सॉरी ये जो नया फोर्स बना है पुराने फोर्सेस के जैसे हो, समान हो, तो जरा सोच के बताओ कौन सा वाला विलयन बनेगा? जल्दी से। अगर नया फोर्स पुराने वाले फोर्सेस के जैसे हों तो सोच के बताइए कौन सा विलयन बनेगा? बेटा अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों? मनीष सिंह, अभय विश्वास, आंसर दो बेटा। अंशिका सैनी, मनीष सिंह समांगी विलयन, अंशिका सैनी, अभय विश्वास, दीक्षा चौहान, आंसर बेटा कुछ भी लिखो बेटा, जो समझ में आया तुम्हें उसका आंसर दे दो, बस वही लिख दो। सर आई थिंक आदर्श विलयन बनेगा। ओके, और कोई? आदर्श विलयन, और कोई? विश्वास जी कहाँ हो? भंडारी जी आंसर नहीं आ रहा आपका? अच्छा बेटा चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई बेटा? ये दुर्बल प्रबल पहले ये बता दो मुझे जल्दी से। भैया समझ नहीं है? अच्छा ये बेटा तो तेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा तो तब तू वीडियो में ही देखो बेटा, ऐसे तो बार बार बताना मुश्किल होगा ना। समझ में नहीं आया तो वो बताओ मुझे। ओके बेटा। मनीष बेटा समांगी विलयन नहीं, आदर्श विलयन। अभी तो आप आदर्श अनादर्श इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हो बेटा। तो बेटा याद रखना, अगर नए फोर्स बेटा दुर्बल है तो वाष्प दाब बढ़ेगा, मतलब धनात्मक विचलन बनेगा। अगर नए फोर्स बेटा प्रबल है तो इसका मतलब यह है कि बेटा वाष्प दाब कम होगा, मतलब कौन सा वाला बनेगा? सॉरी ऋणात्मक विचलन वाला बनेगा। और याद रखना अगर नए फोर्सेस, ध्यान से सुनना, अगर नए फोर्सेस बेटा पुराने फोर्सेस के जैसे होते हैं तो उस केस में याद रखना बेटा कि आपके पास आदर्श विलयन बनते हैं बेटा। अगर फोर्स में चेंज आता है तब अनादर्श बने। चेंज आने का मतलब या तो दुर्बल हो जाए या प्रबल हो जाए, तो तब बनेंगे अनादर्श वाले। और अनादर्श में भी फिर आप दुर्बल वाला होगा तो बेटा फिर धनात्मक, और प्रबल वाला होगा तो ऋणात्मक। और बेटा अगर फोर्सेस, नए फोर्स समान होंगे पुराने के जैसे, तो तब उस स्थिति में आपके पास बनता है बेटा आदर्श विलयन। तो सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट मैं यहां पे लिखा रहा हूं। धनात्मक विचलन वाले में सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि विलय विलायक, विलय विलायक, मतलब ये वाला फोर्स की बात कर रहा हूं बेटा, विलय विलायक अंतर क्रिया बल विलय विलय तथा विलायक विलायक अंतर क्रिया बल की तुलना में दुर्बल होते हैं।
और उसमें दूसरी साइड बिल्कुल उल्टा लिख देना बेटा, प्रबल होते हैं। तो दूसरी साइड आप अपने आप लिखते रहना। मैं इसमें थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है थर्ड पॉइंट, देखना जरा और आंसर देने की कोशिश करना। तीसरा पॉइंट देखो हम लिखते हैं डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसको पढ़ा जाता है कि इसमें आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है। और अगर मैं इस तरफ लिख रहा हूं तो आप लिखोगे डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां लिखेंगे डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, वहां लिखेंगे डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। अब सुनना बेटा, जब मैंने यहां पे लिखा, धनात्मक विचलन वाले की बात कर रहा हूं, मैंने लिखा कि यहां आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है, तो एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं जरा समझो। उसका मतलब है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि जब यहां पे ना घटकों को मिलाते हैं तो घटकों को मिलाने पर आयतन बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने इसका 1 लीटर लिया और इसका भी मान लो आपने 1 लीटर लिया, तो 1 लीटर मिला के आना कितना चाहिए था? 2 लीटर आना चाहिए था। कायदे से ऐसे होना चाहिए था कि भाई 1 लीटर इसका मिलाया, 1 लीटर इसका मिलाया, तो 1 और 1 आना चाहिए था बेटा 2 लीटर। लेकिन ये पाया जाता है कि जो धनात्मक विचलन वाले होते हैं ना, उनमें 1 और 1 मिला के 2 लीटर नहीं आएगा, बल्कि 2 लीटर से थोड़ा ज्यादा आएगा। अब वो थोड़ा ज्यादा कितना भी आए, बट इतनी गारंटी है कि उसकी अमाउंट जो आयतन होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। कहने का मतलब कि जब घटकों को मिलाते हैं तो घटकों को मिलाने पर आयतन बढ़ जाता है। कहने का मतलब 1 लीटर और 1 लीटर को मिला के 2 लीटर नहीं आता है, बल्कि 2 लीटर से ज्यादा आता है। अब सोचने वाली बात है बेटा, क्या ये संभव है कि 1 और 1 मिला के 2 ना आए बेटा, 2 से ज्यादा है? तो जरा मुझे सोच के बताओ, जरा अपने हिसाब से आंसर तुम्हारे क्या होने चाहिए कि क्यों इनमें आयतन बढ़ जाता है। जरा सोच के बताओ कि जब हम धनात्मक विचलन वाले विलयन बना रहे हैं तो उसमें आयतन क्यों बढ़ रहा है। मतलब 1 और 1 लीटर मिला के 2 लीटर क्यों नहीं आ रहा है, 2 लीटर से ज्यादा आ रहा है बेटा। जरा सोच के बताओ तो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है। या फिर मुझे बताओ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है कि 1 और 1 मिला के 2 नहीं आए बेटा, 2 से ज्यादा आ जाए। जरा कमेंट करके जल्दी से बताएं, देखें कितने बच्चे बताते हैं मुझे। बताएं बेटा जरा। बेटा आंसर दिया करो भाई, अभी तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं आप लोग पढ़ रहे हो। विलय आपस में अंतर क्रिया करते हैं जिसके कारण उनका आयतन बढ़ जाता है। बेटा मैं अनसनी एक चीज़ बोलूँगा कि अगर मैं ये आपसे ये पूछूं कि विलय आपस में अंतर क्रिया करते हैं तो आयतन कम क्यों नहीं होता बेटा, बढ़ता ही क्यों है? और बेटा प्रीति, बेटा आंसर दो, चाहे गलत दो चलेगा, बट आंसर सब दें, कोशिश करो आंसर देने की। मेरे ख्याल से इसमें वॉइस मैसेज सेंड होते हैं क्या? आप टाइप करने की बजाय सीधा वॉइस करके भी वैसे भी ट्राई कर सकते हो। अगर टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको वॉइस मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हो, उससे जल्दी जाएगा। प्रीति आंसर दे बेटा, आगे बढ़ना है हमने, क्योंकि वो प्रोबेबल पॉजिटिव में होता है। ओके, और कोई नहीं दे रहा बेटा आंसर? प्रीति, मनीष सिंह, भैया वी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, प्रीति के हिसाब से आयतन बढ़ ही नहीं सकता। ओके,
मनीष के हिसाब से क्या है भाई आंसर? अबे विश्वास, चलो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। बेटा आप लोग कोशिश जरूर किया करो आंसर देने की, चाहे गलत हो आंसर चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में बेटा तभी पता लगता है मुझे कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या चल रहा है, जब आप लोग ना जवाब दोगे। ठीक है, तो सुनना बेटा आंसर, आयतन बढ़ेगा, गारंटी है कि आयतन बढ़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ना जब धनात्मक विचलन वाले बनाते हैं ना, तो 1 और 1 लीटर मिला के 2 से ज़्यादा आता है बेटा, 2 लीटर से ज़्यादा आता है। अब क्यों आता है उसको देखो, इस एग्जाम्पल से ऐसे समझो। आप लोगों को पता है बेटा आयतन का मतलब होता है कि कोई पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसको आयतन बोलते हैं बेटा। मतलब अगर कोई चीज ज्यादा स्थान घेरती है तो आप कहेंगे उसका आयतन ज्यादा है, अगर कोई चीज कम जगह घेरती है तो आप कहेंगे उसका आयतन कम है। तो अब आप याद करो बेटा, धनात्मक विचलन वाले विलयनों में जो अणुओं के बीच फोर्स लग रहे थे ना, वो दुर्बल लग रहे थे। तो सोच के देखो कि अगर अणुओं के बीच के फोर्स दुर्बल हो गए तो जो अणु अभी तक पास पास रह रहे थे ना, वो अणु दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे। अगर अणुओं के बीच फोर्स दुर्बल हो गए तो अणु एक दूसरे से दूर दूर जाने लग जाएंगे। अणु अगर एक दूसरे से दूर दूर जाने लग गए तो सोच के देखो अणु ज्यादा स्थान घेरेंगे। अगर अणु ज्यादा स्थान घेरेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि धनात्मक विचलन वाले विलयनों में आयतन क्यों बढ़ता है, तो आपका जवाब होगा बेटा उसका कारण यह है क्योंकि जब हम धनात्मक विचलन वाले विलयनों में घटकों को मिलाते हैं तो जो अंतर क्रिया बल होते हैं, मतलब जो फोर्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वो अणु दूर दूर चले जाएंगे और जिसके कारण बेटा आयतन बढ़ जाएगा। अब बताओ जल्दी से, समझ में आया है कि नहीं आया? जल्दी से बताएं कि आयतन कैसे बढ़ रहा है। प्रीति, अंशिका, ओके, मनीष सिंह, हाँ बेटा, तो इसलिए आयतन बढ़ता है। तो आप जल्दी से जरा बताओ इसमें आयतन क्यों घटता होगा ऋणात्मक विचलन वाले में? जल्दी से बताओ कि ऋणात्मक विचलन वाले में आयतन क्यों घटता होगा। ऋणात्मक विचलन वाले में आयतन क्यों घटता होगा? अगर तुम्हें धनात्मक विचलन समझ में आ गया तो ऋणात्मक विचलन वाले में बताओ आयतन क्यों घटता होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, प्रीति का आंसर आ गया। अंतर क्रिया फोर्स प्रबल हो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो बेटा इसमें आंसर हो जाएगा, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें आयतन घटता है तो आयतन घटने का मेन कारण ये होता है बेटा कि इसमें जो अंतर क्रिया बल हैं वो प्रबल हो जाते हैं। और सोच के देखो अगर अणु के फोर्स प्रबल हो गए ना तो अणु पास पास आने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे तो कम जगह घेरेंगे, कम जगह घेरेंगे तो आयतन कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखना बेटा, तीसरा पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच मिक्स। एंथैल्पी परिवर्तन ये भी बेटा इसमें धनात्मक होता है। कहने का मतलब धनात्मक विचलन वाले विलयन में सारी चीज पॉजिटिव ही दिखाई देती है बेटा हमें। धनात्मक होने का मतलब होता है बेटा कि ये प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है, मतलब इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ जब भी घटकों को मिलाएंगे ना ऊष्मा का अवशोषण होगा। लेकिन इस तरफ लिखना बेटा डेल्टा, आई थिंक ये फोर्थ पॉइंट है बेटा, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है बेटा ये प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है। इसके बाद बेटा उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिख रहा हूं मैं। तो उदाहरण है बेटा एथेनॉल प्लस वाटर, और इस तरफ उदाहरण लिख लीजिए HNO3 प्लस वाटर। एक एक एग्जाम्पल बहुत है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना बेटा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें बेटा। क्वेश्चन लिखना, दो द्रव
ए तथा बी को मिलाया गया, तथा यह पाया गया बना विलयन गर्म है। तो बताइए विलयन कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है? तो बताइए विलयन कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है? 1 मिनट के अंदर बेटा सबके सब आंसर दें। धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन, जल्दी से। पता कुछ ऐसा है कि 2 विलयन है ए और बी, उनको जब मिलाया जा रहा है बेटा तो जो विलयन बन रहा है बेटा वो गर्म है। गर्म होना मतलब आपको सोचना पड़ेगा ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है ये कौन सा विचलन दिखा रहा है, धनात्मक या ऋणात्मक। जल्दी से आंसर दें बेटा, धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन? पॉजिटिव। ओके बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके बेटा, समझना बेटा। देखो बेटा, आपको दिया है कि जो बना हुआ विलयन है वो गर्म है। अगर ये बना विलयन गर्म है तो बेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि बेटा इसमें ऊष्मा बाहर निकली होगी, तभी ये गर्म हुआ होगा। अगर ऊष्मा बाहर निकली होगी तो मतलब इसका मतलब कौन सा प्रक्रम रहा होगा? ऊष्माक्षेपी। और आई थिंक मैंने ऊष्माक्षेपी आपको नेगेटिव वाले में लिखाया है, ऋणात्मक विचलन वाले में। तो इसलिए आपका आंसर ये होगा कि इस स्थिति में हमारा जो विलयन होगा बेटा वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक नहीं बेटा। आपने विलयन जो बना बेटा वो विलयन गर्म है। अगर विलयन गर्म है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊष्मा बेटा बाहर निकली है। ऊष्मा बाहर निकली है तो मतलब प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। और ऊष्माक्षेपी बेटा मैंने कौन से वाले में लिखाया था? नेगेटिव विचलन वाले में। तो आंसर लिख लेना ऋणात्मक विचलन। तो अब जल्दी से बेटा वो वाला चार्ट कंप्लीट करते हैं, तब आज के लिए बहुत है। एक चार्ट मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, याद हो, आदर्श और अनादर्श वाला। आदर्श और अनादर्श वाला, तो उस वाले पुराने वाले चार्ट को जरा कंप्लीट कर लेते हैं, पुराने वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन वाला तो एक पॉइंट हम लिखवा चुके थे बेटा, सेकंड पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? मैं बता चुका था पीछे कि जब घटकों को मिलाते हैं, सेकंड पॉइंट लिखना, जब घटकों को मिलाते हैं तो अंतर क्रिया बल में परिवर्तन नहीं आता है। जब घटकों को मिलाते हैं तो अंतर क्रिया बल में परिवर्तन नहीं आता। आप लोगों को याद हो मैंने बोला था आदर्श विलयन की क्या खास बात होती थी कि जो नया फोर्स बना था ना बेटा वो पुराने फोर्सेस के जैसे था। तो अगर पुराने फोर्सेस के जैसा था तो इसका मतलब ये होगा कि अंतर क्रिया बल जो है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इस वाले में लिखना बेटा, अनादर्श वाले में, कि जब घटकों को मिलाते हैं तो अंतर क्रिया बल में परिवर्तन आ जाता है। जब घटकों को मिलाते हैं तो अंतर क्रिया बल में परिवर्तन आ जाता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, थर्ड पॉइंट आप बताएंगे, जरा सोच के देखो, आपको याद हो बेटा पॉजिटिव वाले में मैंने बोला था डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होता है।
और इसका मतलब था बेटा आयतन बढ़ जाता है। नेगेटिव वाले में था बेटा कि डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव, मतलब इसमें आयतन घट जाता था। तो जरा सोच के दिखाओ, बताओ बेटा इसमें थर्ड वाले में क्या लिखना चाहिए। पॉजिटिव वाले में बेटा आयतन बढ़ जाता था, नेगेटिव वाले में आयतन घट जाता था। तो सोच के देखो आदर्श वाले में क्या होगा, जल्दी से बताएं जरा, आदर्श वाले में क्या होगा। वी सेम रहता है, बहुत बढ़िया, प्रीति का आंसर है वी सेम रहता है। और बताएं, बेटा इस केस में आयतन नहीं बदलता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा वी मैक्स इज इक्वल टू 0, मतलब आयतन परिवर्तन 0 है, मतलब आयतन ना तो बढ़ता है और ना ही आयतन घटता है, आयतन अपरिवर्तित रहता है। बहुत बढ़िया बेटा। और इस केस में लिखेंगे डेल्टा वी मैक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। सेम ऐसी फोर्थ पॉइंट लिख लेना बेटा, डेल्टा एच मैक्स इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है, जबकि यहाँ पे लिखना है डेल्टा एच मैक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा, एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन। बेटा आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा जल्दी से, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ बेटा मैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी बताया बेटा, आदर्श और अनादर्श